Hello everyone, welcome to Baba IS. Now today we'll cover our current affair topics for the 22nd of May. Okay, so here is our list of topics. Before we proceed, I would like to remind you कि हमारा ECAD इनिशिएटिव चल रहा है, तो प्लीज़ टेक बेनिफिट फ्रॉम इट. ऑल्सो अगर आपको कंटेंट की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको ये फ्री में अवेलेबल है, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रेस द बेल आइकन. नाउ हियर इज़ आवर लिस्ट फॉर टुडे. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे अगप्पे चित्रा मैग्ना विच इज़ अ किट फॉर कोविड डायग्नोसिस. ओके, ये RNA बेस्ड एक्सट्रैक्शन है इसका मेथडोलॉजी, और ये बनाया है श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने. ओके, फिर जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है सर्टिफिकेशन ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट. क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है हम वो देखेंगे, और कैसे ये हमारे कम्युनिकेशंस को रिवॉल्यूशनराइज कर सकता है वो देखेंगे. नाउ द थर्ड टॉपिक इज़ व्हाट रेटल्ड द बेंगलुरु सिटी. कुछ दिनों पहले अजीब सी आवाज़ें आ रही थी पूरे शहर में, तो वो देखेंगे कि वो व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट. नाउ वो नेक्स्ट टॉपिक विल बी डेमो 2 मिशन बाय SpaceX. ये SpaceX और नासा का मिशन है. ओके, इसमें क्रू को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी राइजिंग इंसिडेंसेस ऑफ चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन. चाइनीज़ आर्मी हमारे बॉर्डर के आसपास बहुत बार मिली है, तो वही हम डिस्कस करेंगे थोड़ा. फिर अगला टॉपिक है इंश्योरिंग मनरेगा लिव्स अप टू इट्स पोटेंशियल. ओके, मनरेगा में क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसको कैसे एड्रेस करना है, ये ओपेड हम डिस्कस करेंगे. फिर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल्टरनेटिव ड्वार्फिंग जीन्स इन वीट. कुछ जीन्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं और वो स्टबल बर्निंग का जो इशू है उसको रिड्यूस करेंगे. ओके, स्टबल बर्निंग को रिड्यूस करेंगी, तो वो हम देखेंगे. फिर जो हमारा नेक्स्ट ओपेड है, लास्ट ओपेड, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ विद एग्री मार्केटिंग. एग्री मार्केटिंग में क्या क्या इश्यूज़ हैं, वी ऑल नो देयर आर वेरियस इश्यूज़, तो वो हम देखेंगे कि उनको एड्रेस कैसे किया जाना चाहिए. नाउ वी शैल बिगिन. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ अगप्पे चित्रा मैग्ना किट फॉर कोविड डायग्नोसिस. अब ये डेवलप किसने किया है, तो श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी. ओके, और इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है, मतलब ये कमर्शियलाइज हो गया है, तो कमर्शियल जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी वो कोची बेस्ड अगप्पे डायग्नोसिस लिमिटेड ये कर रहा है. ओके, नाउ इट इज़ अ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड RNA एक्सट्रैक्शन किट. रिमेंबर दिस, RNA एक्सट्रैक्शन किट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये RNA बेस्ड टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ जो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं दैट बाइंड to the viral RNA and when exposed to a magnetic field give a highly purified and concentrated RNA. ओके, सो नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो बन जाते हैं RNA में, और अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज किया जाए तो हमको एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड RNA का स्ट्रैंड मिलता है. नाउ हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द PCR चेन रिएक्शन टेस्ट वी सॉ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो PCR टेस्ट है दैट इज़ अ DNA बेस्ड टेस्ट. ओके, पॉलीमरेज के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आप पहले RNA को DNA में कन्वर्ट करते हैं थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ओके, और उसके बाद फिर आप इस DNA को एम्पलीफाई करते हैं थ्रू पॉलीमरेज, फिर उसका एनालिसिस होता है पूरा. तो दिस इज़ अ DNA बेस्ड एंड आवर मैग्ना किट फॉर कोविड डायग्नोसिस RNA बेस्ड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि आपको इतना सारा लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है. दूसरी चीज़ ये है कि इसको कमर्शियली लॉन्च किया गया है, तो इंडिया अब सेल्फ रिलायंट हो जाएगा. ओके, इट विल उशर इन एन एरा ऑफ सेल्फ रिलायंस इन कोविड डायग्नोसिस इन इंडिया. ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. नाउ जो अगला टॉपिक है हमारा वो है सर्टिफिकेशन फॉर क्वांटम एंटेंगलमेंट. ओके, तो व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट. सो इंडियन साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड अ प्रोटोकॉल टू फाइंड आउट वेदर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन एन एंटेंगल स्टेट. तो क्या ये प्रोटोकॉल फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ है, तो द आंसर इज़ नो. अभी तक क्या होता है कि वेरिफिकेशन ऑफ एंटेंगलमेंट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ मेजरमेंट डिवाइसेस. ओके, मेजरमेंट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं एंड दीज डिवाइसेस आर प्रोन टू हैकिंग और दे कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड. ओके, इसलिए हमने एक दूसरा तरीका निकाला है. डिवाइस इंडिपेंडेंट सेल्फ टेस्टिंग इज़ अ मेथड that can be used in order to overcome such a possibility. Okay, device independent self testing, but device entanglement जो self testing है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये अननोन क्वांटम स्टेट में दोनों को आइडेंटिफाई करता है. व्हाट इज़ क्वांटम एंटेंगलमेंट. क्वांटम एंटेंगलमेंट बेसिकली होता क्या है, सी हर एटॉमिक पार्टिकल की लाइक इलेक्ट्रॉन्स,
फोटॉन्स, इन सब की अपनी एक इंडिविजुअल क्वांटम यूनिट होती है, ओके, क्वांटम स्टेट जिसको हम कहते हैं, इंडिविजुअल क्वांटम स्टेट फॉर एवरी पार्टिकल। अब अगर दो पार्टिकल हैं और आप उनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उनकी क्वांटम स्टेट में, तो और आपको ये पूरा सब सिस्टम या सिस्टम पूरा लेना पड़ेगा फॉर असेसिंग देयर क्वांटम स्टेट, तो ये क्वांटम एंटेंगलमेंट है, आप किसी को भी इंडिविजुअली वेरीफाई नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट क्वांटम entanglement means. So why is quantum entanglement important? Okay, so it is a key resource to facilitate many quantum information processing tasks and quantum cryptographic protocols. तो communication में काफ़ी help करता है basically, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जैसा कि मैंने बताया एक नया प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ है। दिस वाई दिस न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट। नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। नाउ अ थर्ड टॉपिक इज व्हाट रेटल्ड द बेंगलुरु सिटी। कुछ टाइम पहले बेंगलुरु सिटी में अजीब सी आवाज़ें आई थी एंड एवरी वन वॉज बैफल्ड कि ये क्या हो रहा है। तो वी शैल सी दिस। नाउ सबसे पहले जो रीज़न था वो था सोनिक बूम्स। ओके, अब सोनिक बूम्स हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। Now, loud sound heard in Bengaluru was revealed to have emanated from IAF test flight involving a supersonic profile. जब ये एयरक्राफ्ट डीएक्सेलरेट कर रहा था फ्रॉम सुपरसोनिक टू सबसोनिक स्पीड बिटवीन 36,000 टू 40,000 फीट एल्टीट्यूड, उस टाइम पर ये आवाज़ें निकली। ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैच नंबर। ओके, मार्क नंबर या मैच नंबर जो भी आप बोलें। तो व्हाट इज़ मैच नंबर बेसिकली? So it is the ratio of speed of craft or anything basically to the speed of sound. Okay, तो अगर आपका m is less than 1 that means आप साउंड की स्पीड से धीमे चल रहे हैं, तो इट इज़ सबसोनिक। ओके, अगर आपका m is equals to 1 that means आप साउंड की स्पीड से चल रहे हैं। ओके, and if your m is greater than 1 that means you are traveling faster than the speed of sound. Okay, so it is called supersonic. अब जब इस स्टेट में एयरक्राफ्ट गया तब कुछ आवाज़ें निकली। ओके, नाउ व्हाट इज़ अ सोनिक बूम? सो साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वी ऑल नो दिस, एंड आर एमिटेड आउटवर्ड्स फ्रॉम द सोर्स। ओके, दिस इज़ क्वाइट क्लियर। अब जब सुपरसोनिक स्पीड पे एयरक्राफ्ट चल रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो साउंड से ज़्यादा है। ओके, नाउ जो साउंड वेव्स इससे एमिनेट होंगी वो इसके थोड़ा रियर में होंगी। ओके, क्योंकि ये तो साउंड की स्पीड से तेज़ चल रहा है तो आपका आवाज़ कहीं यहाँ आएगी। अगर एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है और अगर एयरक्राफ्ट यहाँ से निकल रहा है तो उसको कोई साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा कुछ देर तक, जब वो आगे चला जाएगा तो यहाँ पे साउंड आएगा। ओके, नाउ यही इम्पॉर्टेंट है। Now a stationary observer thus hears no sound when a supersonic flight approaches, since the sound waves are at the rear of the craft. This is clear? Okay. Now at such speeds, both newly created as well as old waves are forced into a region at the aircraft's rear called a Mach cone. Okay. एक Mach cone बनता है यहाँ पे पूरा, और इसका जो इंटरसेप्शन है अर्थ से वो हाइपरबॉलिक फॉर्म में होता है। ओके, नाउ वही साउंड को हम सोनिक बूम कहते हैं। ओके, तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। नाउ वी शैल सी। अगला जो टॉपिक है वो है डेमो 2 मिशन बाय स्पेस एक्स। तो ये नासा और स्पेस एक्स का जॉइंट मिशन है। ओके, व्हाट इज़ इट्स पर्पस? इट्स पर्पस इज़ टू लिफ्ट ऑफ फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बिकमिंग द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट टू लॉन्च फ्रॉम अमेरिकन सॉइल सिंस द कंक्लूजन ऑफ द स्पेस शटल एरा इन 2011। 2011 के बाद ये पहली फ़्लाइट है जो कि क्रूड फ्लाइट है, इसमें लोग रहेंगे। ओके, नाउ एस्ट्रोनॉट्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व रहेंगे वो है रॉबर्ट बेनकिन एंड डगलस हर्ली। ओके, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम्स। और क्राफ्ट जो है वो लिफ्ट ऑफ करेगा फ्रॉम अ फैल्कन 9 रॉकेट विच इज़ ऑल्सो स्पेस एक्स का ही है फैल्कन 9 रॉकेट। ओके, फ्रॉम फ्लोरिडा। नाउ अब इसका पर्पस क्या है? तो सबसे पहला पर्पस है कि अगर प्राइवेट कंपनीज़ को लिफ्ट ऑफ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो जो नासा है वो रिलेटिवली फ्री हो जाएगा और वो जो वाइडर परस्यूट्स हैं उसको परस्यू कर सकता है, लाइक डीप स्पेस में जाना और बाकी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, लाइफ सर्च करना एंड दीज थिंग्स। ऑल्सो
प्रोग्राम एम्स टू मेक एक्सेस टू स्पेस ईजियर इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉस्ट. ओके, कॉस्ट कम हो जाएगी. तो बोइंग, ओके, एंड स्पेस एक्स, ये दो प्राइवेट कंपनीज हैं जिनको सिलेक्ट किया गया था एयरक्राफ्ट की सर्विसेज देने के लिए. ओके, ये आपको याद रखना है, बोइंग एंड स्पेस एक्स. नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड. अगला जो टॉपिक है वो है राइजिंग इंसिडेंसेस ऑफ चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन. तो चाइनीज़ आर्मी बहुत बार हमारे बॉर्डर की साइड पे पाई गई है, तो वही हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंडियन बॉर्डर है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है. इंडियन बॉर्डर विद द चाइना, दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स विच इज़ वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड द ईस्टर्न सेक्टर. वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चिन. ओके, वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चिन है, सेंगोंग लेक है. ओके, जो मिडिल सेक्टर है दैट इज़ वेरी काम. ओके, यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है. और जो ईस्टर्न सेक्टर है दैट कंसिस्ट ऑफ सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. तो सिक्किम की सोवरेंटी, मतलब इंडिया की सोवरेंटी सिक्किम के ऊपर ये तो रिकॉग्नाइज़ करता है चाइना, बट अरुणाचल प्रदेश इस पर डिस्प्यूट है. अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना पार्ट मानता है और इंडिया अपना पार्ट मानता है, तो इस अरुणाचल प्रदेश के ऊपर डिस्प्यूट है. और वेस्टर्न सेक्टर में एक्साई चेन, सेंगोंग लेक, इन पे कुछ कुछ डिस्प्यूट्स हैं. तो इसी वजह से जो चाइनीज़ हैं वो हमेशा बॉर्डर पार करते हैं. अब ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच आपको याद होगा लाइन ऑफ कंट्रोल है विच इज़ वेल डिमार्केटेड एंड लेड ऑफ. ओके, इस पर कोई डाउट नहीं है कि हमारा बॉर्डर कौन सा है और आपका बॉर्डर कौन सा है. नाउ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है बिटवीन द चाइना एंड इंडिया, इट इज़ नॉट वेल डिमार्केटेड. हमारे परसेप्शंस कुछ और हैं उसको लेके और चाइना के परसेप्शंस कुछ और हैं उस टेरिटरी को लेके. हम मानते हैं कि हमारा एरिया यहाँ तक है और चाइना मानता है कि शायद उनका एरिया कुछ और अंदर तक है. दैट्स वाई डिफरेंसेस हैं और इसलिए ट्रांसग्रेशन बार बार होता है. उनके लिए वो ट्रांसग्रेशन नहीं है बट हमारे लिए वो एक ट्रांसग्रेशन है. ओके, एंड व्हाट डू दिस ट्रांसग्रेशन सिग्निफाई? सब फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना की असर्टिव पॉलिसी. ओके, चाइना काफ़ी असर्टिव हो गया है, अपने स्ट्रेटेजिक एग्रेशन है उसके अंदर. एंड बिसाइड टेंशन सेट नाकुला इन सिक्किम, ये आपको ये दो पासेस की पोजीशंस याद रखनी है, नाकुला एंड गलवान रिवर. ओके, तो इसमें इसके अलावा इंडिया को एक और कंसर्न है, वो ये है कि अभी काला पानी पे भी नेपाल ने अपना जो नया मैप जारी किया है उसमें काला पानी उनने अपनी टेरिटरी बताई है, जबकि इंडिया उसको क्लेम करता है हमेशा से. एंड वी ऑल नो इंडिया एंड चाइना आर बोथ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़. ओके, सो इनके बीच कोई भी स्टैंड ऑफ होता है तो डैट इज़ वेरी डेंजरस. ओके, नाउ वुहान स्पिरिट हम डिस्कस कर लेते हैं. इंडिया एंड चाइना मेट एट वुहान. ओके, इनफॉर्मल समिट हुई थी बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ 2 कंट्रीज़. सो ये वुहान समिट में हमने कुछ डी एस्केलेशन मेजर्स डिस्कस किए थे, उसकी वजह से अभी तक कोई भी ऐसा सीरियस स्टैंड ऑफ हमारे बीच नहीं हुआ है. ओके, सो वी शैल मूव फॉरवर्ड. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एन ओपेड इंश्योरिंग मनरेगा लिव्स अप टू इट्स पोटेंशियल. ओके, अब मनरेगा के साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं और उसको कैसे एड्रेस करना है वो ये ओपेड डिस्कस करता है. तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ एडिशनल एलोकेशन किया है मनरेगा के लिए. वी ऑल नो एज पार्ट ऑफ द स्टिमुलस पैकेज, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए. ओके, नाउ सिंस 2012 18% जो एनुअल बजटरी एलोकेशन होता है फॉर मनरेगा हैज़ बीन स्पेंट ऑन क्लियरिंग पेंडिंग लाइबिलिटीज़ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. पहले के सालों के वेज ही प्रोवाइड नहीं कर पाते हम लोग करंट बजटरी एलोकेशन से. तो ऑलमोस्ट 80% हमारा जो बजटरी एलोकेशन होता है वो प्रीवियस ईयर्स के ड्यूज़ को फुलफिल करने के लिए यूटिलाइज होता है. तो दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न. ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड? तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट पब्लिक वर्क्स आर ओपन इन एवरी स्टेट. हर स्टेट में पब्लिक वर्क्स को ओपन करना चाहिए. दूसरा, जो लोकल बॉडीज़ हैं, अभी काफ़ी सारे जो लेबरर्स हैं वो लौटे हैं अपने घर की तरफ कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से. तो द स्टेट मस्ट प्रोएक्टिवली रीच आउट टू दोज लेबरर्स. ओके, जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको उन तक पहुंचना चाहिए और उनको काम ऑफ़र करना चाहिए. नाउ ऑल्सो ऑटोनॉमी बहुत कम है. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स अपना ही एजेंडा चलाती हैं, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास ऑटोनॉमी बहुत कम होती है. तो जो अगला स्टेप होना चाहिए दैट शुड बी द elected representatives should be provided with adequate resources, powers and responsibilities to sanction works, provide works and
ऑन डिमांड एंड ऑथराइज वेज पेमेंट्स। तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव से पावर्स होनी चाहिए पैसे देने की और काम एलोकेट करने की। नाउ आप और जानते हैं एक और चीज़ कि जो बैंक की कवरेज है वो काफ़ी लिमिटेड है। ऑलमोस्ट 50% डिस्ट्रिक्ट्स में बैंक की कवरेज काफ़ी लो है और रूरल एरियाज़ में तो शायद है ही नहीं। तो हमको बैंक की कवरेज एक तो बढ़ानी है और दूसरा हमको कैश ट्रांसफर्स करने हैं। जहाँ बैंक नहीं है वहाँ पैसा कैसे जाए, तो वी शुड डिस्ट्रीब्यूट वेजेस इन कैश। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है। अब आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन आजकल सॉल्यूशंस हो गए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, बट जहाँ पे बैंक्स नहीं है उनके लिए क्या करना चाहिए। नाउ व्हाट आर द इश्यूज़ विद मनरेगा? तो सबसे पहले इट वाज अनाउंस्ड एज अ डिमांड ड्रिवन स्कीम। जिसको काम की ज़रूरत है उसको काम मिलेगा, डिमांड ड्रिवन, ऐसा इसको एनविसाज किया गया था कि ये डिमांड ड्रिवन होगा। जिसको भी काम की ज़रूरत पड़ेगी उसको 100 दिन का काम मिलेगा, 100 डे वर्क। ओके, नाउ अब क्या हुआ कि पैसे तो है नहीं भाई, स्टेट गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या करती है कि जितना पैसा होता है उसके हिसाब से उनको काम देती है। तो ये फ्रॉम डिमांड ड्रिवन टू ए सप्लाई ड्रिवन एक वर्क हो गया है। ओके, जितना पैसा रहेगा, जितनी सप्लाई रहेगी, उतना ही काम दे पाएगी स्टेट गवर्नमेंट। तो जो इसका पर्पस था कि डिमांड ड्रिवन होगा, ये जिसको ज़रूरत होगी उसको काम मिलेगा, वो पर्पस हम फुलफ़िल नहीं कर पाए और इवेंचुअली ये बन गया एक सप्लाई ड्रिवन इनिशिएटिव। ओके, तो दिस इज़ एट द कोर ऑफ दिस इशू। एंड ऑल्सो देर इज़ वेरी लिटिल ऑटोनॉमी एट द ग्राम पंचायत लेवल। ये हमने ऊपर डिस्कस कर रखा है कि ऑटोनॉमी ग्राम पंचायत लेवल पे बिल्कुल नहीं है। वो काम एलोकेट नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ वो वेजेस नहीं दे सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट है वेजेस, और वही अगर वो नहीं दे पा रहे हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कीम में फ्लॉज हैं। ओके, नाउ एक और जो फैक्ट है, स्टेट है, वो आपको याद रखना है कि एलोकेशन जो है मनरेगा स्कीम के लिए दैट इज़ 0.47% ऑफ आवर जीडीपी, इतना ऑन ईयर हमारा रहता है एलोकेशन। बट जो वर्ल्ड बैंक रिकमेंडेशंस क्या हैं, इट सेज दैट वी शुड स्पेंड 1.7% ऑफ आवर जीडीपी फॉर द मनरेगा टू फंक्शन ऑप्टिमली। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि 1.7% वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशंस हैं कि इतना परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमको एक्सपेंड करना है। नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। तो ये ओपेड आई होप क्लियर है। नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है ऑल्टरनेटिव ड्वार्फिंग जीन्स इन वीट। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, क्योंकि फाइनल डेवलपमेंट अभी कुछ भी नहीं है। तो आपको मेनली 3-4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने ये जीन्स को आइडेंटिफाई किया। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ इन पुणे। ओके, नाउ दो जीन्स हैं, RST14 एंड RST18 एंड दे आर फाउंड ऑन द क्रोमोसोम 6A इन ड्यूरम वीट। ये आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। दो जीन्स के नाम, क्रोमोसोम 6A एंड अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पुणे। सो ये जीन्स अब क्या करते हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ क्या है इनका कि दे कैन रिड्यूस स्टबल वॉल्यूम, दे कैन रिड्यूस स्टबल वॉल्यूम। ओके, नाउ हाउ कैन दे रिड्यूस स्टबल वॉल्यूम? तो ये अलाउ करती हैं डीप सोइंग। ओके, डीप सोइंग, डीप सोइंग से क्या होगा, जो मॉइस्चर है अगर वो कम भी है तो मॉइस्चर जो इनटेक कैपेसिटी हो जाती है रूट्स की, वो काफ़ी एनहेंस हो जाती है, मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी। ये काफ़ी एनहेंस हो जाती है। ओके, डीप सोइंग की वजह से। सो अब स्टबल वॉल्यूम में कैसे रिड्यूस करेगा? तो जो राइस क्रॉप आप सो करते हैं उसका जो हार्वेस्ट होता है उसके बाद स्टबल्स बचते हैं, उन स्टबल्स को फार्मर्स जला देते हैं। ओके, बर्निंग ऑफ स्टबल्स इट्स वेरी कॉमन। किस किस स्टेट में है ये? हरियाणा, पंजाब, यहाँ सबसे ज़्यादा है। ओके, इवन यूपी में भी हैं। तो जब बर्न करते हैं तो उनका मानना है कि रीजनरेशन होता है इस राइस स्टबल बर्निंग से, रीजनरेशन ऑफ फील्ड। अब ये जो जीन्स हैं ये कैसे हेल्प करेंगी? तो ये बेसिकली डीप सोइंग को प्रमोट करती हैं। तो जो ऑलरेडी राइस स्टेबल फील्ड है जहाँ पे राइस स्टेबल्स बचे हुए हैं, आप उनमें ही इनको सो कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइस स्टेबल जो रिटेन्ड फील्ड है, स्टेबल रिटेन्ड फील्ड में आप इनको सो कर सकते हैं, स्टेबल रिटेन्ड फील्ड।
तो आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है, उससे पॉल्यूशन काफ़ी कम होगा। तो ये इसका यूसेज है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिग्निफिकेंस इसका यही है कि क्लोज टू 23 मिलियन टन्स ऑफ लेफ्ट ओवर राइस रेसिड्यूज आर एनुअली बर्न्ड बाय द फार्मर्स टू गेट रिड ऑफ द स्ट्रॉ एंड प्रिपेयर देयर फील्ड्स। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इनको जला दिया जाता है जिससे फील्ड का रीजनरेशन हो सके। तो अब ये जीन अगर हम वीट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमारे जो सोइंग वीट है, तो उसकी वजह से आप स्टबल वाले फील्ड में ही इन वीट को सो कर सकते हैं और हार्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इससे हमारी पॉल्यूशन प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर लास्ट टॉपिक। तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज के लिए वो है स्ट्रक्चरल इश्यूज़ विद एग्री मार्केटिंग। ओके, ये एक ओपेड है, तो वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ को चेंज करने की बात कही है। एपीएमसी लॉ में वो लोग चेंज लाने वाला, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ऑलरेडी चेंज आ चुका है। तो विल दिस चेंज इन द लॉ वर्क? ओके, तो दो टाइप की प्रॉब्लम्स हैं फार्मर्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम्स दैट आर रिजल्ट ऑफ वेस्टेड मोनोपोलिस्टिक इंटरेस्ट। एपीएमसीज, मंडीज जिनको हम कहते हैं, ओके, ये मोनोपोलिस्टिक होती हैं क्योंकि इसके अलावा आप कहीं अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। दूसरा है लार्जर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। अब जो आपका लेजिस्लेशन आएगा वो फर्स्ट फ्रंट पे तो आपको हेल्प करने वाला है, दूसरे फ्रंट पे अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वो नीड बेस्ड और लोकल रिफॉर्म होने चाहिए। ओके, नाउ फार्मर्स सेलिंग देयर प्रोड्यूस आउटसाइड एपीएमसी मंडीज। अब हमेशा से ये माना जाता है कि एपीएमसीज में ही आपको अपना प्रोड्यूस को बेचना है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट जो रियलिटी है इंडिया की वो ये है कि वी नीड 3500 मोर एपीएमसी मंडीज़। ओके, हमको इतनी एडिशनल मंडी चाहिए। हमारी मंडीज़ जो हैं अभी जितनी तादाद है उनकी वो सफिशिएंट है ही नहीं। तो फार्मर्स को मजबूर होके आउटसाइड द एपीएमसीज सेल करना पड़ता है काफ़ी कम दामों पे, तो विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर देम। उनकी इनकम काफ़ी कम हो जाती है उससे। तो हमको इतनी मंडीज़ 3500 मंडीज़ एडिशनल चाहिए अगर हमको उनको रीइंफोर्स करना है उनकी इनकम को। नाउ व्हाट आर द रेगुलेटरी रिफॉर्म्स नीडेड? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन फॉस्टर करना। अगर कंपटीशन है मार्केट में, ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो फार्मर्स की जो इनकम है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, अच्छे दामों पर बिकेगा। अगर आपके प्रोड्यूस के लिए कंपटीशन है, ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा दाम मिलेगा। दैट्स वेरी ऑब्वियस। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म नीडेड इज़ टू फॉस्टर कंपटीशन। अभी कंपटीशन कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि आप जो रेगुलेशंस हैं वो एकदम हटा दें। बिहार का एक एग्जांपल है, बिहार ने 2006 में सारे रेगुलेशंस हटा दिए थे, सब कुछ डीरेगुलेट कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जो भी कॉरपोरेशंस थी बड़ी जो कि मार्केट में आई, उसके बाद उन सब ने बड़े बड़े एग्रीगेटर्स से लेना चालू कर दिया और फार्मर्स पीछे ही रह गए। फार्मर्स से किसी ने एसोसिएट ही नहीं किया। सारे बड़े एग्रीगेटर्स को फ़ायदा हुआ, फार्मर्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमको ये चीज़ याद रखनी है। अब कुछ बेनिफिट्स हुए लिमिटेड डिग्री ऑफ रेगुलेशन के। एमपी और कर्नाटका का एग्जांपल है इस मामले में। एमपी ने क्या किया कि आईटीसी के लिए आईटीसी को लाइसेंस दिया कि आप भी खरीदिए। ओके, तो आईटीसी ने अपने प्रोक्योरमेंट हब्स बना लिया आउटसाइड मंडी यार्ड्स। ओके, और उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ फार्मर्स को। आईटीसी ने खरीदना चालू किया तो उस हिसाब से मंडी के भी प्राइसेस बढ़ गए और मंडी ने भी टेक्निकल जो सॉल्यूशंस थे उनको एड्रेस करने के लिए सारे डिजिटल सॉल्यूशंस को अपना लिया। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन मंडीज़ ने अडॉप्ट की, फिर क्विक पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट किया क्योंकि कंपटीशन था, नहीं तो वो लोग आईटीसी में बेच देते, मंडी के पास तो कुछ आता ही नहीं। बट इसमें एक लिमिटेशंस थी। सबसे पहली बात, आईटीसी हर चीज़ नहीं खरीद सकता। आईटीसी के बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं जिसको वो खरीदना चाहता था। ओके, दूसरा सीजनल होते थे। आईटीसी जो बाय करता था वो सीजनली बाय करता था, पूरे राउंड द ईयर बाय नहीं करता था। ओके, तो इसने एक और हमको दिखाया कि नेसेसिटी क्या है एपीएमसी मंडीज़ की। एक तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, हर चीज़ वो ख़रीद लेते हैं, जो भी आएगा उनको वो ख़रीद लेते हैं। दूसरा, वो राउंड द ईयर ख़रीदते हैं। तो फार्मर्स केवल एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसलिए एपीएमसी मंडीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पूरा डीरेगुलेट नहीं कर सकते। अब इंटरमीडियरीज़ की बात आती है, तो हमने हमेशा देखा हुआ इंटरमीडियरीज़ को हमेशा हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई अगर मिडिल मैन नहीं होते तो अच्छा काम होता और प्राइसेस ज़्यादा मिलते फार्मर्स को। बट ऐसा है नहीं। वाई? बिकॉज दे एग्जिस्ट बिकॉज दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड इन कैश, क्रेडिट, टाइम एंड प्लेस टू द मल्टीपल नीड्स ऑफ फार्मर्स। ओके, फार्मर्स को बीच बीच में काफ़ी सारी ज़रूरतें पड़ती हैं और ये ज़रूरतें पूरी करने वाले ये मिडिल मैन ही होते हैं। फार्मर्स इन्हीं के पास चीज़ें लेने जाते हैं।
ओके तो कोई भी अगर आपको सॉल्यूशन देना है, डिजिटल सॉल्यूशंस की बात होती है हमेशा कि मार्केट्स को डिजिटली रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो कोई भी डिजिटल सॉल्यूशन अगर आपका आता है तो उसको जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं लाइक एक्सेस टू क्रेडिट, इनपुट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड टाइमली पेमेंट्स, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकते तो इंटरमीडिएरीज नहीं हटा सकते आप, और ऑब्वियस है कि हर चीज़ का इतनी जल्दी ध्यान नहीं रखा जा सकता, तो इंटरमीडिएरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो यही सारे कुछ सजेशंस थे, यही इस ओपेट में बताया गया है। नाउ कंक्लूडिंग इज दस रिफॉर्म टू इंक्रीज कंपटीशन मस्ट नॉट डी जनरेट इनटू री रेगुलेशन। ओके, आप कुछ भी अगर डी रेगुलेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक नया फॉर्म ऑफ री रेगुलेशन ले आए that unduly favors large scale consolidation in channel control by erecting new barriers to entry and operation for agro commercial MSMEs। ओके, सो ऐसा नहीं है कि फार्मर्स को फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, जो भी फ़ायदा मिल रहा है वो एग्रीगेटर्स को मिल रहा है या बड़े कॉरपोरेशंस को ही मिल रहा है, तो आवर फोकस शुड बी फार्मर्स। ओके, सो हियर वी एंड आवर टॉपिक फॉर द डे। होप यू लाइक इट, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो प्लीज़ डाउनलोड दिस। ऑल्सो अपने क्वेश्चन सबमिट कीजिए। थैंक यू।